अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। होमवर्क दिया था एक, और सिग्मा बीटा जैसा ही था, थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा ये था कि वहां पर मांगी हुई थी कॉस्ट पर लीटर और उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मांगी हुई थी, और चूंकि ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं थी तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स ही कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, यानी हमें दोनों प्रोडक्ट्स की टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालनी थी। और जो पहला वाला था वो पैक होके बिकता था, तो इसलिए पैकिंग को भी कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल किया। तो ये करना था इसमें। बाकी जहां सिग्मा बीटा में 5% लॉस था, इसमें 10% लॉस था। तो अगर किया है, और मेरे हिसाब से तो उसमें कोई नहीं है मुझे बात बताने वाली। आपने जो पूछना है पूछ लें, अगर कोई पूछना है तो। अगर किसी ने किया है और कोई मसला, किसी को कोई मसला नहीं, प्रोसेस कॉस्टिंग डन है, चीते चीतियां हो गए आप लोग। अच्छा, फिर ये ज्वाइंट बाय का टेस्ट जो है वो अगली वीक में कर लेते हैं। और जो एक सवाल है वो कमजोर दिल हजरात के लिए नहीं है, क्योंकि इस तरह के सवाल पेपर में होते नहीं हैं और वैसे प्रैक्टिस करते हुए ना ये कॉन्फिडेंस खराब कर देते हैं। तो वो बच्चे जो करना चाहें, अपने आप को मुश्किल में डालना चाहें, वो जरूर करें ये सवाल। बाकी कमजोर बच्चे ये सवाल ना करें, और जो करना चाहें फिर वो पूछना भी मुझसे अलग अलग सही। स्प्रिंग 20 सेंट्स लिमिटेड के नाम से सवाल है मेरी बुक में, क्वेश्चन 6। ये सब बच्चों के लिए नहीं है, जो करना चाहें वो कर लें। और इसको मैंने 2 तरह से सॉल्व किया हुआ है, और ज्यादा मुतमईन में जो अल्टरनेटिव के बाद लिखा हुआ है उस पे हूं। तो ये सवाल अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। कल मादल की इनकम स्टेटमेंट बना दी थी मैंने, और इसकी इनकम स्टेटमेंट में ना एक सवाल कभी कभार होता है लोगों को, शायद आप में से भी किसी को हो, कि सर ने तो बताया था कि मार्जिनल में फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं होते, तो फिर इनकम स्टेटमेंट में मैंने फिक्स्ड ओवरहेड्स क्यों माइनस किए थे? मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं होते। ये थोड़ी कहा था कि उस बिजनेस में फिक्स खर्चे ही नहीं होते, प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। ऐसे तो फिर एडमिन सेलिंग खर्चे भी प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, वो भी तो माइनस कर ही रहे। तो बिजनेस का एक्सपेंस तो है ना, तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस हो रहा है वो माइनस। और एक्चुअल क्यों माइनस कर रहे हैं? चूंकि जब एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट है, तो एक्चुअली माइनस करना था। वालेकुम सलाम। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड जो एंड पे माइनस किए हैं, वो इसलिए माइनस किए हैं क्योंकि एक्सपेंस तो है बिजनेस का, तो प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस तो करने ही थे। मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट का ना फॉर्मेट है ये। इसका फॉर्मेट है कि सेल्स में से पहले वेरिएबल खर्चे माइनस करें, कंट्रीब्यूशन निकलेगा, फिर फिक्स खर्चे माइनस करें तो प्रॉफिट निकलेगा। ये पैटर्न है, उसका हिस्सा है। सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, और जब वेरिएबल एडमिन सेलिंग भी माइनस तो नेट कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद फिर बाकी सब फिक्स खर्चे माइनस तो नेट प्रॉफिट। और इस इनकम स्टेटमेंट में कोई एतराज, परेशानी, तकलीफ है तो बताएं। चले ठीक है, कोई एतराज नहीं। क्यों कह रहे होते हैं इसको? सीवीपी एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उसमें कोशिश करूंगा समझाने की। हो सकता है उसमें भी आपको ये लगे कि अच्छा बस ऐसे ही कहते हैं, लेकिन तब थोड़ा बहुत समझा दूंगा। नहीं चलाना इसी यार, किस किस्म के जवान हैं आप?
हैं? नहीं तो मैंने तो हाँ खैर आप बर्गर बच्चे हैं, आप लोगों की खुराकें। स्पोर्ट्स भी खेले तो आपने मोबाइल वाली खेले हैं आपको। हाँ ना खुराकी अच्छी, बिल्कुल फूकी नस्ल है यार आप लोग। आप लोगों को तो 40 तक भी नहीं पहुंचना। ये तो अभी से आप लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी और पता है मेंटल हेल्थ के नहीं डिप्रेशन नहीं ना भाई, तो वो ठीक है रिजल्ट का डर होता है, लेकिन डिप्रेशन क्या है? अब सब बच्चे आपसे नहीं मशवरे करने आते ना, टीचर से तो आते हैं मशवरे करने। एंजाइटी और डिप्रेशन और आवाज नहीं आ रही यार, यहाँ से तो सारी जा रही है आवाज। नहीं फिर नहीं चलाते ना जो, तो ये सब पे ले लो ना ऐसे, फिर कवर कर लो ना, कोई बात नहीं ठीक है। ये स्क्रीन ऑन है भाई, फिर आधी क्लास गुजरने के बाद कहेंगे आप वो वाली स्क्रीन ऑन है। नीचे आवाज ठीक आ रही है नीचे वाले रूम में? एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं। मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट बना दी थी, एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं। कल रात को फिर मैंने उसकी FR1 की रखी है और संडे को भी FR1 की रखी है। कॉस्ट की फिर मंडे को रखूंगा। नहीं R2 की भी मंडे को ही रखूंगा, MFA भी मंडे को ही रखूंगा। चलिए R2 की बात R2 में करेंगे ना, अभी तो बस कॉस्ट वालों को कॉस्ट का ये बता रहा हूं कि कल रात और संडे की जो है वो FR1 की है, तो आपकी जगह मंडे को ही बन रही है। एक क्लास FR1 पूछ रहे हैं कि कॉस्ट की? वो तो फिर FR1 के सर से पूछ रहे हैं ना, मैं तो आपको भी कॉस्ट का बता रहा हूँ कि कॉस्ट की नहीं है संडे को और कल। वो मैं FR2 वालों से फैसला करके ना कि उनकी कितनी करनी है फिर बताऊंगा, कल बताऊंगा इंशाल्लाह कि मंडे को कब। और हाँ मंडे चूंकि ऑफिशियली ऑफ है और ऑफ टाइम में क्लास कर रहा हूं, तो हाँ ये तो मिलेगी यूट्यूब पे आपको जी। कॉस्ट की नहीं है ना, वो R1 में पूछ रहा। हाँ मिलेंगे, वो भी मिलेंगे, बल्कि वो तो डेफिनेटली मिलेंगी क्योंकि वो R1 में बताऊंगा। वैसे मार्जिनल हो या एब्जॉर्प्शन हो, सेल्स तो सेल्स हैं, तो ये तो वही रहेंगी 170, 126, 207। मार्जिनल में वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल ली थी, यहां पर पूरी कॉस्ट ऑफ सेल्स ही होंगी। ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। और वर्किंग्स की हुई ऑलरेडी, कॉस्ट वर्किंग 1 में की हुई है और यूनिट्स वर्किंग 2 में निकाले हुए हैं। तो वही जो कल यूनिट्स को प्रोडक्ट कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया था, कल मार्जिनल वाली कॉस्ट से किया था, अब हम एब्जॉर्प्शन वाली से करेंगे। ईयर 1 5000 यूनिट्स को अब मल्टीप्लाई 19 नहीं 23 से करेंगे, 115,000। ईयर 2 के 4200 को अब 22 से नहीं 27 से मल्टीप्लाई करें। ईयर 3 के 5500 को अब 25 की बजाय 31 से मल्टीप्लाई। इसी तरह ईयर 2 का क्लोजिंग स्टॉक 600 यूनिट्स को 22 की बजाय 27 से, और ये इधर ओपनिंग हो गया। और ईयर 3 के 350 यूनिट्स को 25 नहीं 31 से मल्टीप्लाई।
कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस हुई है तो इसको कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, जो लोग सोए भी हुए थे वो अब जाके ना एक बड़ी जरूरी बात समझ लें। ये 115 कैसे कैलकुलेट हुआ? $5,000 इंटू 23। ये 23 कैसे बना? अलग अलग बताइएगा। मटेरियल 5,000 इंटू है 945, लेबर 8, वेरिएबल ओवरहेड्स 2 और फिक्स्ड ओवरहेड्स 4। ये इसका मैंने बस ब्रेकअप करके दिखाया। ये हम एक्चुअल गुजरे हुए पीरियड की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं या बजटेड? गुजरे हुए पीरियड की। तो सब एक्चुअल होना चाहिए था, इसीलिए मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट में फिक्स्ड ओवरहेड्स कौन से माइनस किए थे? एक्चुअल। लेकिन अभी इस वक्त मसला ये आ गया कि ये 4 रुपए चूंकि OAR है तो इसलिए ये 20,000 अप्लाइड है। देख लें वर्किंग 1, वर्किंग 3 ये अप्लाइड है। और अप्लाइड, बजटेड और एक्चुअल ओवरहेड्स ये नाम पहले बताए हुए हैं, लेकिन पहले भी यही मसला था कि इनकी तफसील इतनी नहीं क्लियर थी बच्चों को, तो अभी भी फिलहाल ऐसे ही रहने दें। वेरिएंस पढ़ाने चैप्टर्स के बाद उसमें इनको पढ़ाऊंगा तफसील से कि बजटेड और अप्लाइड और इनमें फर्क क्या होता है। तो ये अप्लाइड है, एक्चुअल नहीं है, क्योंकि 5,000 इंटू OAR किया हुआ है, जबकि हम तो एक्चुअल प्रॉफिट जानना चाह रहे हैं। तो अभी इस वक्त इस 1.15 में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड तो एक्चुअल है, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स अप्लाइड वाले हैं। तो ये जो प्रॉफिट निकला हुआ है इसमें अप्लाइड वाले फिक्स्ड ओवरहेड्स इस्तेमाल हुए हैं, तो ये तो सही नहीं है। सही तब होता अगर इसमें अप्लाइड की बजाय एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स इस्तेमाल होते। चलो अब तो हो गया जो होना था। इसको अगर हम एडजस्ट करना चाहें तो डिफरेंस एडजस्ट कर देना। क्या कहेंगे उस डिफरेंस को? अंडर ओवर अप्लाइड। अभी इस वक्त इसमें अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्लूडेड है और उसकी बेस पे निकला हुआ प्रॉफिट है। वर्किंग 3 देखें, ईयर 1 में अंडर अप्लाइड है कि ओवर अप्लाइड? ओवर अप्लाइड, यानी अप्लाइड ज्यादा है। ये ज्यादा लिखा गया, इस ज्यादा लिखे हुए की वजह से ये प्रॉफिट आ रहा है। अगर सही प्रॉफिट तक पहुंचना है तो माइनस, ये ज्यादा खर्चा लिखा गया, ज्यादा खर्चा, तो ये प्रॉफिट निकला है। सही प्रॉफिट तक पहुंचना है तो ऐड कर देते हैं। तो इसलिए इसमें ओवर अप्लाइड हुआ तो ऐड कर देंगे और अंडर अप्लाइड हुआ तो लेस कर देंगे, जो कि वर्किंग 3 में किया हुआ। तो इसलिए वर्किंग 3 की हुई थी। ओवर था, ऐड कर देंगे। 3,000 ओवर था, ऐड कर देंगे। 2,000 अंडर था, माइनस कर देंगे। ऐसा करने से इन तीनों के अंदर अप्लाइड शामिल है। मैंने तो ईयर 1 करके दिखाया ना, तीनों में ऐसा ही है। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स आए हुए हैं, तो उनको सही यानी एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स वाला प्रॉफिट बनाने के लिए इसमें अंडर ओवर अप्लाइड एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो ईयर 1 का प्रॉफिट सही वाला आ जाएगा।
ये सही वाला है तो इसको हम कहेंगे एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। इस लाइन के अलावा बाकी तो सेल कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट ही है। इसके आगे नेट प्रॉफिट तक जाना है तो एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ये दो थे और वो दोनों कल कैलकुलेट कर लिए हुए थे। एक थे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, कौन सी वाली? ये वेरिएबल कर लिए हुए थे कैलकुलेट, कितना? नहीं, वो तो एफओएच थे। अच्छा, मैंने इसमें फिक्स्ड एफओएच तो बाइट से नहीं किए, वो इसके अंदर हो गए ना शामिल। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फिक्स्ड ओवरहेड हो गए हुए शामिल। हाँ, अप्लाइड हुए थे लेकिन अंडर ओवर अप्लाइड एडजस्ट करने से वो हो गए कन्वर्ट एक्चुअल में। ये है एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट। दोनों के नेट प्रॉफिट का फर्क क्यों है? मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन। फिक्स्ड क्या? फिक्स्ड एफओएच की वजह से फर्क कौन से? अंडर ओवर अप्लाइड की वजह से। तो अंडर ओवर अप्लाइड की वजह से पर यूनिट कॉस्ट, तो फिर इनकम स्टेटमेंट में क्या फर्क पड़ रहा है उससे? ओपनिंग क्लोजिंग की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ज्यादा आ रही है, तो ईयर 1 में भी तो वो ज्यादा ही आ रही है। ईयर 1 में आ रही होगी ज्यादा, तो ईयर 1 में प्रॉफिट मार्जिनल में कितना था? मार्जिनल वाला प्रॉफिट वैसे यहां कंपैरिजन के लिए लिख रहा हूं 39700, तो ईयर 1 में तो सेम है क्या ओपनिंग क्लोजिंग? तो उनकी वजह से फर्क क्यों है? हाँ जी, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फर्क होने की वजह से ऐसा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मसला नहीं है क्योंकि इसमें अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं और जब यहां अंडर ओवर अप्लाइड एडजस्ट कर दिए तो ये इफेक्टिवली एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गए और मार्जिनल में नीचे जाके अलग से माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कर लिए थे, तो अंडर ओवर अप्लाइड की वजह से फर्क नहीं है, फर्क इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से। ईयर 1 में फर्क क्यों नहीं आया? क्योंकि ईयर 1 में इन्वेंट्री नहीं थी। तो दोनों में जो फर्क है, ये फर्क दुनिया वालों को समझाने के लिए, बल्कि दुनिया वालों को क्यों समझाएं, मैनेजमेंट को समझाने के लिए एक चीज बनती है, उसको कहते हैं रिकंसिलिएशन। ये आपसे अलग से नाम लेके भी रिक्वायर्ड हो सकती है, रिकंसिलिएशन। इसका फॉर्मेट बता देता हूं, वो याद कर लें, लेकिन समझा भी देता हूं। पहले समझा रहा हूं फिर फॉर्मेट भी बता देता हूं। ईयर 2 के अंदर समझा रहा हूं, पहले
एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट 15,000 है, जबकि मार्जिनल का 12,000 है। और फर्क की वजह क्या बताइए? इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ईयर 2 में ओपनिंग स्टॉक नहीं था, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक था, यानी ये गड़बड़ है। अच्छा, आपके ना बचपन में इन्वेंटरी वैल्यूएशन पढ़ाई थी आपको, तो वहां ये बात बताई थी, मुझे लगता है बताई थी, कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो तो प्रॉफिट भी ज्यादा ही होता है। प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन होता है। देखें, अगर ये फिगर बड़ी होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम आएगी, प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल के क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा है या कम है या बराबर है? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल के क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा है या कम है? क्यों ज्यादा है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन के क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स्ड ओवरहेड्स भी शामिल किए हुए हैं। तो एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक चूंकि मार्जिनल के क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा है, बहुत लंबा जुमला हो गया, एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल के क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के क्लोजिंग स्टॉक में, मैं भूल गया बताना क्या रहा, हाँ, फिक्स्ड ओवरहेड शामिल है। तो एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक अगर मार्जिनल के क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा है तो फिर एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट भी मार्जिनल के प्रॉफिट से ज्यादा है। जब कोई दो फिगर्स जो बराबर होनी चाहिए थी उनमें अगर फर्क हो और रिकंसिलिएशन बनानी हो तो तरीका क्या होता है? किसी एक फिगर से शुरू करें, डिफरेंसेस प्लस माइनस करें तो दूसरे के बराबर आ जाएगा। तो मैंने मिसाल ली, मैं एब्जॉर्प्शन से शुरू कर रहा हूं। ईयर 2 के एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट और मार्जिनल के प्रॉफिट में फर्क यह है कि एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो इसका प्रॉफिट ज्यादा है। किस वजह से? इसमें छुपे हुए फिक्स्ड ओवरहेड्स की वजह से। कैसे पता चलेगा कितने हैं? दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो मार्जिनल का क्लोजिंग स्टॉक ईयर 2 का क्या था? क्या डिफरेंस बना? 3,000। तो 3,000 रुपए फिक्स्ड ओवरहेड्स की वजह से एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आ रहा है। तो इतने ही रुपए से एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट मार्जिनल के प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा होगा। तो 3,000 माइनस करके चेक कर लेते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक में छुपे हुए फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से माइनस कर दें तो मार्जिनल के प्रॉफिट के बराबर आ जाएगा। यही काम ईयर 3 में करके देखते हैं। ईयर 3 में एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट और मार्जिनल का प्रॉफिट 58। यही वाला काम इधर भी कर लेते हैं। ईयर 3 में एब्जॉर्प्शन का स्टॉक ये है और मार्जिनल का स्टॉक, तो इसका स्टॉक ज्यादा है फिक्स्ड ओवरहेड्स की वजह से। तो यही वाला काम कर लेते हैं, यहां से फिर कर लेते हैं माइनस दिस माइनस दिस, ये बन रहा है नहीं, फिर कुछ और भी मसला है। तो वो कुछ और मसला ये है कि ईयर 2 में सिर्फ क्लोजिंग था, ईयर 3 में ओपनिंग भी है। और ओपनिंग का मामला उलट होता है। उलट ऐसे होता है कि अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो तो प्रॉफिट कम आ रहा होता है, क्योंकि ओपनिंग ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा होगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन का ओपनिंग स्टॉक मार्जिनल के ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा होता है, इसलिए इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम होता है। मार्जिनल तक पहुंचना है तो ऐड करना पड़ेगा। तो वो यही वाला 3,000 है। तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के रिकंसिलिएशन में ये 4 लाइनें ही हैं और यही आएंगी। तो फॉर्मेट ही आप याद कर ले, एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से शुरू करिएगा, इसमें ऐड कर देंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स इन ओपनिंग स्टॉक और माइनस कर देंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट 39,700, 15,000 और 4,900। ईयर 1 में ओपनिंग भी नहीं था, क्लोजिंग भी नहीं था। तो इसलिए ये मार्जिनल के प्रॉफिट के बराबर ही आ गया। ईयर 2 में ओपनिंग तो नहीं था, लेकिन क्लोजिंग के अंदर 3,000 फिक्स्ड ओवरहेड शामिल थे। माइनस कर दें तो ये 12,000 मार्जिनल वाले के बराबर आ जाएगा। ईयर 3 में ये क्लोजिंग इधर ओपनिंग बन गया और ईयर 3 में दोनों के क्लोजिंग स्टॉक का फर्क है 2,100। ये होती है रिकंसिलिएशन। ये रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट। एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से शुरू करा रहा हूं क्योंकि ना ज्यादातर जो आपको आदत पड़ी होती है वो ओपनिंग ऐड और क्लोजिंग लेस ही याद होता है।
ओपनिंग एड, क्लोजिंग लेस, इसलिए मैंने एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ऊपर रखा है ताकि आपको ये एड लेस याद करना आसान रहे। अगर मार्जिनल ऊपर रखा ना तो ये एड लेस उलट हो जाएगा, इसलिए एब्जॉर्प्शन भी ऊपर रखे तो एड लेस इस तरह याद कर ले। और ये फिगर निकलेगी किस तरह? प्रेफर्ड तो ये करूंगा मैं कि आप ऐसे रखें, डिफरेंस बिटवीन बोथ स्टॉक्स। अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग में डिफरेंस कह रहा हूं, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के स्टॉक्स में डिफरेंस। और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि स्टॉक की वैल्यू में फर्क फिक्स्ड ओआर की वजह से है। ईयर 2 में फिक्स्ड ओआर कितना था? ईयर 2 में 5 रुपए, इसी का रोला था। और ईयर 2 के क्लोजिंग यूनिट्स कितने थे? 600, तो 600 इंटू 5। ईयर 3 का क्लोजिंग स्टॉक कितना? 350 यूनिट्स। ईयर 3 का फिक्स्ड ओआर कितना? तो इसी का मसला था। यानी अगर आप क्लोजिंग यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें फिक्स्ड ओआर से, लेकिन ये फाइफो में चलेगा, एफको में नहीं चलेगा, इसलिए आई रिकमेंड दिस। ये भी पता होना चाहिए, किसी सवाल में ऐसे भी हो सकता है करना पड़ जाए, लेकिन मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन कि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के स्टॉक्स का डिफरेंस ले लें, ये वो है। ओपनिंग का डिफरेंस ले लें, क्लोजिंग का डिफरेंस ले लें, ये भी ठीक है वैसे, लेकिन ये प्रेफर करिएगा। तो इस चैप्टर के एग्जाम क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट होती है और रिकन्सिलिएशन होती है, और इसमें मुश्किलें क्या हैं? यहां पर कोई हो सकता है यूनिट्स की मुश्किल डाल दें, या पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन मुश्किल डाल दें, या इसमें प्रोसेस मिक्स कर दें। दो तीन एग्जाम नोट्स लिखें, इसके पास पेपर के सवाल ही हैं जो कराने, तो एग्जाम नोट्स लिखें दो तीन। पहली बात ये लिखें कि फिक्स्ड ओएआर और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओएआर और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स का मार्जिनल कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। फिक्स्ड ओएआर और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स का मार्जिनल कॉस्टिंग से नहीं है कोई लिंक। क्यों नहीं है? क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मार्जिनल वाले क्यों निकालेंगे, और अप्लाइड का क्यों काम नहीं है? अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स ओएआर इनटू एक्चुअल है, तो जब ओएआर ही नहीं निकाल रहे तो फिक्स्ड ओएआर और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स इसका मार्जिनल कॉस्टिंग से नहीं है कोई ताल्लुक, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग में इनका कोई काम नहीं होता। जिनको अभी भी अल्फाज समझ नहीं आ रहे, फिक्स्ड ओएआर और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स इनका मार्जिनल कॉस्टिंग से कोई लिंक नहीं। रीजन, फिक्स्ड ओएआर यानी फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये मार्जिनल वाले क्यों करें कैलकुलेट? वो तो फिक्स्ड ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब ही नहीं करवा रहे, तो इसलिए इसका काम ही नहीं मार्जिनल कॉस्टिंग से। और जब फिक्स्ड ओएआर नहीं है तो फिर अप्लाइड भी नहीं है। अगली बात लिखें, इन क्वेश्चन में ना आपको ओएआर भी टेस्ट हो सकता है। जैसे अभी तो मैंने ओएआर फिक्स दिया हुआ था, हो सकता है सवाल में खुद निकालना पड़े। वो कैसे निकलेगा? फार्मूला बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। तो अगर ओएआर निकालना पड़ रहा है तो इसका मतलब सवाल में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स भी चाहिए होंगे आपको, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स क्यों चाहिए? अगर एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो अंडर ओवर के लिए चाहिए, और मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो उसके लिए भी चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स दोनों की जरूरत है, लेकिन है ही सिर्फ एक, तो दूसरे को भी सेम अज्यूम कर लेंगे। दोबारा, अगर क्वेश्चन में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड कह रहा हूं, अप्लाइड नहीं कह रहा, दोनों में फर्क होता है। अगर क्वेश्चन में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स दोनों की जरूरत है, और दोनों में से सिर्फ एक ही अवेलेबल है,
अच्छा, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कि एक क्लियरली दिया हो और दूसरा को पहेलियों में उलझाया हो, वो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि एक दिया और दूसरा है ही नहीं, निकल भी नहीं सकता, तो फिर दूसरे को भी सेम अज्यूम कर लेंगे। बजटेड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, अगर क्वेश्चन में दोनों की जरूरत है और इनमें से एक ही गिवन है, दूसरा फाइंड भी नहीं हो सकता, तो फिर सेम अज्यूम कर लेंगे। तीसरी बात लिखें, अच्छा 3 टर्म्स बताता हूं अंग्रेजी की, आप उम्मीद है समझते ही होंगे सारे। आज की एक्चुअल अटेंडेंस, यानी जो आज असल में प्रेजेंट है। कल की बजटेड अटेंडेंस, जो कल आए होंगे, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इस क्लास की नॉर्मल अटेंडेंस, नहीं एवरेज नहीं कहना मुनासिब, नॉर्मल अटेंडेंस, जो नॉर्मल हालात हैं, यानी कहीं पर कोई बारिश या कोई और सड़क बंद नहीं है, सैंडविच हॉलीडेज के बीच में नहीं आ रही क्लास, मिड टर्म शुरू होने वाले, मिड टर्म खत्म होने वाले, रिजल्ट आने वाला, ईद आने वाली, इस तरह का मसला नहीं है, नॉर्मल हालात। तो उन नॉर्मल हालात में जो आया करते हैं वो नॉर्मल अटेंडेंस है। तो एक्चुअल जो उस पीरियड में एक्चुअली हुआ, बजटेड जो अगले पीरियड का एक्सपेक्टेड है, और नॉर्मल जो नॉर्मली रूटीन में नॉर्मल हालात में हुआ करता है। एक्चुअल प्रोडक्शन क्या होगी फॉर द ईयर, जो उस साल में एक्चुअली प्रोड्यूस हुए। बजटेड प्रोडक्शन जो साल के शुरू में सोचा था कि होंगे। नॉर्मल प्रोडक्शन जो नॉर्मल हालात में एक साल में बना लिया करते हैं। तीसरी बात ये लिख लें कि जो फिक्स्ड ओएआर है वो इन दोनों तरीकों से निकल सकता है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। ओवरहेड वाले चैप्टर में बात नहीं बताई थी क्योंकि तब के सवालों में इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाले सवालों में होती है जरूरत। तीसरी बात ये लिखवा रहा हूं कि फिक्स्ड ओएआर इन दोनों तरीकों से बिजनेसेस कैलकुलेट करते हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं। ये लिखा। अब ये लिखने के बाद ये लिख लेना कि अगर क्वेश्चन में इसको बेस बनाना है, इसको बेस बनाना है, जो मेंशन किया है वैसे होगा, लेकिन अगर नहीं मेंशन किया तो बाय डिफॉल्ट ये, यानी बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड ओएआर नॉर्मल की बेस पे निकलेगा। बिजनेसेस ये दोनों तरह से फिक्स्ड ओएआर निकाल सकते हैं। एग्जाम क्वेश्चन में अगर दोनों का डाटा है और इसको यूज करना है कि इसको यूज करना है नहीं कहा, तो बाय डिफॉल्ट ये, क्योंकि नॉर्मल फिर दिया ही इसलिए हुआ है क्योंकि बिजनेस को नॉर्मल यूज करता होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये लेना है। चलें जुम्मा पड़े जाके, मैं फिर कल इसकी मैं मतलब इसमें एग्जाम प्रैक्टिस है, एग्जाम प्रैक्टिस करते हैं कल। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।